नंबर वन एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये मैं क्लियर करता हूं। पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि एन ए यूनियन बी को क्या पढ़ा जाएगा, क्या रीड किया जाएगा, इसको बताओ। हाँ बोलो मुस्कान, आप बताओ एन ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, बताओ। यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब नंबर, हाँ बिल्कुल सही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, अब मैं इसको, अब ये क्लियर करते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, है ना, फॉर्म कैसे हुआ। ये ही मेन चीज है मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग फॉर्मूला याद करें, उसको रटें, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करें, तो इससे कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि कोई सवाल बदल के आ जाता है तो वहां स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो अब देखना, जैसे सपोज दैट एग्जांपल लिया मैंने, सेट ए, सेट ए में एलिमेंट्स लिए मैंने ए बी सी डी, और सेट बी में एलिमेंट्स लिए सी डी ई एफ। ओके, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, ये सेट ए और बी, सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, सी कॉमा डी, तो कॉमन एलिमेंट्स को हम यहां लिखेंगे। ओके, और सेट ए के कॉमन के अलावा एलिमेंट्स हैं वो है ए और बी, उसको यहां लिखेंगे। तो देखो सेट ए क्लियर रिप्रेजेंट हो रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी सेट ए में आ गए मेंबर। सेट बी में है सी और डी के अलावा ई और एफ। ओके, यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही। देखो जैसे यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछना है, तो यूनियन, जब हम इसके यूनियन लिखेंगे तो इसके यूनियन में कौन कौन से मेंबर्स आ जाएंगे, ए बी, है ना, सी डी ई एफ। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, वन, मतलब सॉरी जीरो सेट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गए ना। अब ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला कैसे बना, हम ए यूनियन बी में, अब ध्यान से सुनना है आप लोग, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट करेंगे तो सेट ए के काउंट किए, सेट ए के काउंट किए, सेट ए में कितने हैं, वन टू थ्री फोर, फिर सेट बी के ऐड किए, वन टू थ्री फोर, फोर और फोर कितने हो गए, एट, एट हो गए ना। अब इसमें हुआ क्या कि सी और डी यहाँ पे भी काउंट हो गया, सी और डी यहाँ पे भी काउंट हो गया, इसलिए उसको एक बार क्या करना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट्स को माइनस, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में भी काउंट हो गए, सेट बी में भी काउंट हो गए, तो एक बार उनको माइनस कर देंगे तब वो एन ए यूनियन बी के एलिमेंट्स काउंट होंगे। करेक्ट, ओके, ये समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर समझो। ठीक है, एक बार और शॉर्ट में मैं बता दूं, एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स प्लस सेट बी के एलिमेंट्स, लेकिन सेट ए, सेट ए में भी कॉमन एलिमेंट्स काउंट हो गए, सेट बी में भी कॉमन एलिमेंट्स काउंट हो गए, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स दो बार काउंट हो गए, तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक बार, उससे पूरा हमारा बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ ए यूनियन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन गया। क्लियर आ गया समझ में, अब आगे बढ़ते हैं तीसरा वाला फॉर्मूला।
फॉर्मूला नंबर सेकंड, एन, यहां से लिखना पड़ेगा, बड़ा फॉर्मूला है थोड़ा सा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन सेट का यूनियन, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सेट ए के काउंट करिए, सेट बी के काउंट कर रहे हैं, सेट सी के काउंट करें, लेकिन उनके कॉमन माइनस करने पड़ेंगे। और एन ए इंटरसेक्शन सी और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है फॉर्मूला। अब सोचिए कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, जब तक हम वेन डायग्राम नहीं बना लेंगे तब तक इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो देखो, अगर अगर मैं अभी ऐसा का ऐसा लिख दूं, ठीक है, ए के मेंबर्स, बी के मेंबर्स, सी के मेंबर्स ऐड किए, कॉमन वाले माइनस करिए, लेकिन यहां ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको प्लस क्यों किया, तीनों का कॉमन। और बताओ कोई और क्लियर करो, इतना अभी क्लियर नहीं हुआ, और बोलो कोई। यस, अब देखो पेन डायग्राम से और क्लियर होगा। ओके, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सेट सेट ए में मेंबर्स लिए ए बी सी डी, सेट बी में मेंबर्स लिए सी डी ई एफ, और सी में मेंबर लिया मैंने सी ई एफ जी, ठीक है। और चलो ए भी ले लो, ये तीन सेट ले लिए। ओके, अब इनका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे आप, तब तीनों का कॉमन एलिमेंट हमें यहाँ रखना है। तो तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा हो गया, तीनों में सी वाला हो गया। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, अभी हाल फिलहाल मैंने एक ही ले लिया, ओके सी ले लिया। अब इसके बाद ए और बी का कॉमन बताइए, ए और बी का, हाँ ए और बी का कॉमन, सी तो ये ले लिया इधर है ना, तो इधर बी आ जाएगा। देखो ए और बी के कॉमन में डी और सी क्लियर दिख रहा है ना, ए और बी के कॉमन में डी और सी। ओके, अब बी और सी का कॉमन, हाँ बी सी ई एफ, सी ई एफ, तो यहां ई और एफ लिख दिया जाएगा, ठीक है। आपको बी और सी में देखो सी ई एफ दिखाई दे रहा है ना। अब ए और सी में, ए और सी, तो ए लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सेट ए के मेंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए और क्या बच गया सेट ए में, डी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, तो डी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, ये बी है ना। बी वाला एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि केवल सेट ए की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, कॉमन वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई, मतलब बी का और किसी सेट से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, चलिए सेट बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, हाँ इसका आउटर एलिमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए, और सी में ए सी ई एफ जी वाला है, जी वाला है ना। तो ये पूरा वेन डायग्राम बन गया। अगर हम इनमें तीनों के यूनियन एलि तीनों के यूनियन को काउंट करें, तो यहाँ कितने काउंट हो रहे थे, तो यहीं से काउंट कर सकते हो,
1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो वेन डायग्राम से काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमको, ठीक है। अब अब देखो फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना। सेट ए के मेंबर काउंट किए, तो सेट ए में कितने मेंबर्स हैं, 4। सेट बी के मेंबर्स ऐड किए, इसके भी 4। सेट फोर फोर है, और सेट सी के मेंबर काउंट किए 1 2 3 4 5। तो 4 प्लस 5 कितने हो गए, 13, है ना, 13 हो गए, है ना। 4 4 4 8, 8 और 5 13, ठीक है, 13 हो गए। अब जबकि यूनियन में केवल 7 एलिमेंट्स आना है, यूनियन में 7 एलिमेंट्स, इसका मतलब हमें कॉमन एलिमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो हमने ए और बी को, मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया, माने क्या सब्ट्रैक्ट हो गए, डी और सी, है ना। ए ए ये किया, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर हमने बी और सी के कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किए, तो क्या क्या हो गए, माइनस सी ई एफ, है ना। और फिर सब्ट्रैक्ट किया ए और सी, हाँ तो क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ए और सी, ए और सी हो गए। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये कॉमन एलिमेंट ऐड कितनी बार हुआ, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, हमने 3 बार ऐड हुआ। ध्यान से सुनना एक एक शब्द मेरा। ये कॉमन वाला एलिमेंट हमने प्लस कितनी बार किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, सी वाले को, और 3 बार माइनस हुआ, यहाँ पे भी माइनस हुआ, यहाँ पे भी माइनस हुआ, यहाँ पे भी माइनस हुआ। अब भाई एक बार तो उसको लेना पड़ेगा ना, भाई 3 बार कॉमन एलिमेंट को आपने प्लस कर लिया, सेट ए के साथ काउंट कर लिया, सेट बी के साथ काउंट कर लिया, सेट सी के साथ काउंट कर लिया, और 3 बार उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए और बी के कॉमन के साथ हटा दिया, बी और सी के कॉमन के साथ हटा दिया, सी और ए के कॉमन के साथ हटा दिया। इसका मतलब सी वाला एलिमेंट तो काउंट ही नहीं हुआ, तो उसको फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, ओके, क्लियर हो गया समझ में, ठीक। क्योंकि आप अगर इस तरह से समझ के करेंगे, तो देखो जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो न्यू स्टूडेंट आ रहा है, अब वो कल आएगा तब तक बहुत कुछ निकल चुका होगा, और फिर कहते हैं, फिर कहेंगे कि साहब समझ में नहीं आया। ये मैथमेटिक्स है, क्या एक दिन भी क्लास अगर निकल जाती है, अब जैसे गौतम है, गौतम ने आज क्लास अटेंड नहीं की, अब फिर कहो कि साहब ये समझ में नहीं आया, तो वही हाई लेवल का तो नहीं आएगा समझ में। अगर आपको लो लेवल का समझना है, लो लेवल का मतलब दूसरे दिन फिर मैं बता दूंगा, भाई जी तो फॉर्मूले जैसे ऐसे लगते हैं, कर लो सवाल ऐसे, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे कोई अगर चाहे कि हम बहुत बड़े लेवल के आदमी बन जाए मैथमेटिक्स में, इम्पॉसिबल। दुकानदार बन जाएगा पढ़ के, या फिर कहीं खेती वाला खेती करने लग जाएगा 12th करके, या ग्रेजुएशन करके, बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता। अब बताओ, एक फॉर्मूले को डिस्कस करने के लिए कितना टाइम खर्च करना पड़ा अपन को, अब रोज रोज तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इसलिए मेरी क्लास में दूसरा जब एंट्री मारता है, तब मैं इतना बोल देता हूँ, तो वो समझ में नहीं आएगा उसको, भाई समझ में कि कब आएगा एक नॉर्मल स्टूडेंट को, एक लो मतलब कहने का मीडियम लेवल स्टूडेंट को, जब मीडियम लेवल टीचर का समझ में आ जाएगा। कैसे, मैं आपको इतना मूड नहीं खाता, क्या कहता, ये 2 सेट का यूनियन का फॉर्मूला है, ये 3 सेट का यूनियन का फॉर्मूला है, वैल्यूज तुम्हें इसकी दी है, इसकी दी है, ये रख दो, ये फाइंड कर लो। तो इसको कोई पढ़ाना थोड़ी बोलते हैं, ये पढ़ने का तरीका है ही नहीं, अगर आपको हाई लेवल पे कुछ करना है तो। चलो, हाँ चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। A and B are two set such that A union B has 8 elements. तो सबसे पहले गिवन दैट
एन ए यूनियन बी इक्वल टू 18. A has 8, B has 15. तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी. हाँ, टू फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना है. तो आप फॉर्मूला लगा दोगे एन ए यूनियन बी का, एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ एन है ना, तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू रख दीजिए, यूनियन दिया है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी. कॉमन एलिमेंट्स पूछे उन्होंने. तो देखो एक बार फिर बताएं, अधिकांश क्या है कि नॉर्मल स्टूडेंट को वही पसंद आता है, क्या कि बस कि बेटा ये तो गिवन हो गया, ये फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगा दो, इसमें वैल्यू रख दो, इस एन ए की वैल्यू रख दो, एन बी की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी. मतलब कितना बड़ा आसान है ऐसे समझाना, है क्या नहीं भाई? मैं इतना मूड क्यों खाता हूँ कि आप लोग मैथमेटिक्स को रटना बिल्कुल छोड़ दो, उसको समझ के करोगे तभी आप उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एट रैंडमली जो आपने सॉल्व नहीं किए कभी, उनको भी सॉल्व कर दें. उसको बोलते हैं पढ़ना. पढ़ना इसको नहीं बोलते कि केवल हम किए हुए सवालों को ही कर सकते हो. हम कंसेप्ट सीखने के बाद, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उससे रिलेटेड डिफरेंट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी आ जाए, उसको सॉल्व करने की क्षमता जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी, तब समझना कि मैथमेटिक्स हम सही पढ़ रहे हैं. ओके, इसको बोलना. चलो, तो आंसर तो आ जाएगा. क्यों? तो आगे नहीं करें सॉल्व? ठीक है, वेरी गुड. तो मुझे लग रहा है कि इसकी शायद क्वेश्चन नंबर 5 तक देखना. क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है. 5 वाला एक बार देख लो बस. ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें ये लिखा है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. अगर यहाँ पर चलो यहाँ से सॉल्व करना चालू कर दिया इस 5 को. यहाँ लिखेंगे इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट माने हो गया जिनका कॉमन क्या हो, 5. तो जिनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 0. ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 रख दो. तो देयरफॉर आपको एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला केवल इतना दिखाई देगा, एन ए एन बी माइनस 0. तो ये प्रूव करना था. ओके, देखो सिंपल सा है. एन ये फॉर्मूला है ना. अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट माने होता है उनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? 0, है ना. तो इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये फॉर्मूला कितना बचेगा? एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी, बस. तो यही शो करना था और कुछ नहीं. ठीक है, अभी मीटिंग में टाइम है क्या? अभी तो है. चलो ठीक. नोट तो नहीं करना? अच्छा, फोर्थ वाला होता है.
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, बताने लायक है। इफ ए एंड बी टू सेट सच दैट गिवन में दिया है एन ए माइनस बी इक्वल टू 24 एन बी माइनस ए इक्वल टू 19 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, बहुत अच्छा पूछ लीजिए, रह जाता सवाल, अच्छा सवाल है। ठीक है, एन ए फाइंड करना है, एन बी फाइंड करना है, एन ए यूनियन बी फाइंड करना है, तीनों, ये तीनों फाइंड करना है। तो देखो पहले तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका, चलो सॉल्यूशन तो यहीं से चालू हो गया। एन ए माइनस बी ये दिया है 24, इसको क्लियर करना है। तो अब ध्यान से देखना, मैं एन ए माइनस बी को ये लिख दूंगा एन ए इंटरसेक्शन बी। बताइए, बिल्कुल नहीं रटना कोई भी फॉर्मूला। एन ए माइनस बी को ये लिख दिया, आप बताओ कैसे लिख दिया। चलो मैं बताता हूं, देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए माइनस बी का सेंस क्या होता है बताओ। ए माइनस बी में केवल ये एलिमेंट्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जब ओके। अच्छा पूछ लिया, ये रह जाता। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। मैं सोच रहा था सारे उसी फॉर्मूले पे, लेकिन इसमें ठीक है, कंसेप्ट अच्छा निकला। अब क्वेश्चन नंबर 7 है ना, देखना 7 वाला कर लोगे क्या, फाइंड हाउ मेनी पर्सन स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 6, चलो मैं बोल देता हूं। इन अ ग्रुप 50 पर्सन 35 स्पीक हिंदी, लेकिन लिखने का तरीका बता दें, ठीक है, सॉल्व कर देती है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां लिखेंगे इन अ ग्रुप 50%। ग्रुप का मतलब क्या हो गया, यूनियन दे दिया एन, या यूनिवर्सल ले लो, एन यू दे दिया 50, ओके। और यहां लिखेंगे लेट ए डिनोट, सेट ए डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है, स्पीक हिंदी। और सेट बी डिनोटेड बाय, सेट बी डिनोटेड बाय स्पीक हिंदी, स्पीक इंग्लिश। हाँ, उसके बाद ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 35 स्पीक हिंदी, और इंग्लिश बोलने वाले हैं 25। 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, है ना, ये दिया है। अच्छा, एन ए इंटरसेक्शन बी ये कितना है, 25, ठीक है। फिर पूछा इसमें एंड ईच पर्सन स्पीक, अब ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है ईच पर्सन स्पीक एट लीस्ट वंस, का मतलब जो हो गया कि आपका एन ए यूनियन बी दिया है 50, ये यूनिवर्सल, मतलब जो 50% का ग्रुप है उसमें से ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जो हिंदी या इंग्लिश ना बोल सकता हो, ठीक है। तो इसका मतलब एन ए यूनियन बी दे दिया इन्होंने 50।
तो यूनियन का मीनिंग फिर समझ लो। यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो वो हिंदी बोलता हो, या वो इंग्लिश बोलता हो, या हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता हो। इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन। ओके, एक बार फिर समझो, यही लैंग्वेज सीखनी है आपको। एन ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है, या तो वो हिंदी बोलता हो, या वो इंग्लिश बोलता हो, या हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता हो। इसी को बोलते हैं ना ए यूनियन बी। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या, कि एट लीस्ट स्पीक वन लैंग्वेज, मतलब कम से कम एक भाषा को बोलने वाला आदमी कितने हैं, 50। कम से कम एक लैंग्वेज को बोलने वाले कितने पर्सन है, 50। इसका मतलब उन्होंने एन ए यूनियन बी दे दिया है 50, क्योंकि किसी किसी सवाल में जरूरी नहीं है कि 50 वो एन यू जो दिया हो वही एन ए यूनियन बी हो। ओके, होगा, कई कई सवालों में अलग हो जाएगा उसकी वैल्यू। मतलब यूनिवर्सल माने इतने लोगों के ग्रुप को हमने सर्वे किया, तो जरूरी नहीं है सभी के सभी लोग उस सर्वे में आ जाते हों। ठीक है, तो जितने लोगों का सर्वे किया तो वो जरूरी नहीं है कि वो उनका यूनियन हो। ओके, चलो अब हाँ, क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी पर्सन स्पीक इंग्लिश, एंड बी फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू आ जाएगी तो फॉर्मूला लगा दोगे, बस फॉर्मूला लगा देना है बस। भाई सवाल करना कोई बड़ी चीज नहीं है, उस सवाल के हर शब्द की गहराई को पकड़ना जरूरी है, मैंने बताया ना। क्योंकि कंपटीशन में जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो उसी उसी जैसा आ जाए। आईआईटी में हमेशा न्यू फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो किए हुए सवाल आ जाए, बिल्कुल डिफरेंट न्यू फॉर्मेट होते हैं आईआईटी के क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, हो गया, चलो ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखना। हाँ, इसमें आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वो एनसीईआरटी वाली बुक में भी है। इन अ ग्रुप 70%, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ड्रिंक। हाँ, फाइंड हाउ मेनी पर्सन लाइक बोथ टी एंड कॉफी, माने आपको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी लाइक स्पीक इंग्लिश, नहीं, अब 9th वाला कर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलो मैं डेटा दे रहा हूं, आप लोग मेरे को करके बताओ अभी। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। वेरी गुड, अगर क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, इसका मतलब आप समझ गए पूरी तरीके से जो लैंग्वेज है इन इस तरह के क्वेश्चंस की। चलो फिर भी मैं सबको क्लियर करा दूं। हाँ, इन अ ग्रुप 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन अ ग्रुप माने आपको ग्रुप है, ग्रुप माने यूनिवर्सल सेट 60% का। ओके, 40 लाइक स्पीक हिंदी, एन ए 40, और 10 लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, 10। वो अवैल की तरह लिख देना, सेट ए डू नॉट स्पीक हिंदी, सेट बी डू नॉट, मतलब वो वाला थोड़ा सा स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली स्पीक इंग्लिश, ये फाइंड करना है। हाउ मेनी लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, दो क्वेश्चन पूछे हैं ये, और स्पीक है
हाँ 8 वाला है, 8 वाला ये भी हो गया। स्पीकिंग इंग्लिश, चलो ठीक है। मेरे को तो आप जे क्लियर कराओ इसमें। देखो पहले मैं बता दूं इसमें गिवन में क्या क्या है। ये तो आप लोग लिख ही लेना कि सेट ए डिनोटेड बाय स्पीकिंग हिंदी, सेट बी डिनोटेड बाय स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें हिंदी स्पीक करने वाले 40 लोग हैं, और दोनों को बोलने वाले कितने हैं, 10 है। मीनिंग होता है ओनली स्पीक इंग्लिश और स्पीक इंग्लिश, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए, है ना। तो ये फाइंड करना है सीधा सीधा एन बी की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। ये हम्म ये स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश एन बी। देखो भैया, सेट बी में क्या होता है, इंग्लिश बोलने वाले भी साथ में हैं और साथ में कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले भी हैं। ओनली स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब है केवल इंग्लिश ही बोलते हो, केवल इस इंग्लिश ही बोलते हो। इसको इसका मतलब हो जाएगा, इंग्लिश बोलते हो तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलेंगे ओनली स्पीकिंग इंग्लिश। समझ में आ गया ना। देखो एक बार फिर देखो, ओनली स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये फॉर्मूला बना इसका। और स्पीकिंग इंग्लिश माने कि एन बी की वैल्यू। अब यहां किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछो और मैं बताऊंगा। देखो मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को नो डाउट, क्लियर आ गया ना समझ में। अब बताओ कैसे निकालें, इसको फाइंड करने के लिए पहले इसको फाइंड करना है ना। और इन्होंने ये बोल दिया है कि एटलीस्ट एक एक लैंग्वेज को तो कोई बोलता ही है, तो यही सीधा सीधा एन ए यूनियन बी हो गया। मतलब 60% का जो ग्रुप है वो कम से कम एक लैंग्वेज को तो बोलता ही है। एक लैंग्वेज को बोलता है, कम से कम लिखा है उसमें एटलीस्ट स्पीकिंग वन लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये 60 क्या हो गया, यूनियन के इक्वल हो गया। तो आपको ये दिया है, ये दिया है, कॉमन दिया है, तो आप एन बी की वैल्यू बता सकते हो। जब एन बी आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। जी कितना आया, जी। और ये कितना आ रहा है, 30 माइनस 10 20, है ना। हाँ, अब मैं इस सवाल को यहीं खत्म नहीं करूंगा, मेरी बहुत गंदी आदत है। मैं जब तक उसके पर खचे नहीं उड़ा लेता हूँ, तोड़ तोड़ के नहीं रख देता हूँ, तब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। देखो एक सामान्य टीचर को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, तभी मेरी पता नहीं क्या है कि नॉर्मल स्टूडेंट पता नहीं मेरे यहाँ पढ़ नहीं पाता। वो जी सोचते हैं कि सब सवाल खत्म हो गया फिर भी लगे सवाल। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। ये ए और ये कॉमन है 10, सेट ए में इधर रह गए 30 और इधर हमें पता नहीं है, और यूनियन दिया है 60। अब देखो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, सेट ए में कितने मेंबर्स हैं, बोलो साथ साथ में। 40, 10 कितने हुए कॉमन, तो सेट सेट ए में कितने मेंबर्स हुए टोटल, 40 हुए, ठीक 40। तो इधर मैं 20 लूंगा कि नहीं, हम्म क्यों, देखो काम करो, 30 और 10 40, 40 और 20 60, क्योंकि इन इनका यूनियन में इनके यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, 60, है ना। इनके यूनियन में 60, तो 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60। तो आप हर चीज का जवाब यहां से दे सकते हो, यहां से वेन डायग्राम से हर सवाल का जवाब दे सकते हो। देखो क्या पूछा है,
सेट बी में कितने मेंबर हैं? सेट बी में 30 मेंबर्स हैं। क्लियर है ना? 10 ये 20 ये आपको सेट बी में 30 मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ओनली सेट बी में कितने हैं? केवल मतलब केवल इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीक करने वाले, तो यही थे ना अपने आंसर। ओनली स्पीक इंग्लिश 20 और इंग्लिश स्पीकिंग 30। ओके, तो आपको देखो वेन डायग्राम से पहले ही पता चल जाएगा, अगर आप वेन डायग्राम बना लोगे तो आपको उनके क्वेश्चंस के जवाब पहले ही पता चल जाएंगे, और फिर उसके बाद हमको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो करेक्ट आ गई, तो अपन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन बनाया था। ओके, चलो फॉर्मूला फॉर्मूला आप लोग लगाते रहना। देखो इसका जवाब यहाँ से निकालते हैं वेन डायग्राम से। ये ए और बी। सबसे पहले हम कॉमन वाला पार्ट इसमें फिलअप करते हैं। कॉमन कितने हैं? 25। ओके, और सेट ए में कितने हैं? सेट, तो इधर 10 बचेगा। ठीक है, और ये बी में कितने हैं? 60, तो इधर कितने बचेंगे? 35 नहीं, 35 बचेंगे। तीनों तो पॉइंट है ना। ठीक है, अब यहां से हमें जवाब मिल रहा है सारा कि 10 लोग कैसे हैं, बताओ। मतलब इसमें सिर्फ केवल लैपटॉप है, केवल क्या है? लैपटॉप। और 35 कैसे हैं? जिनके पास सिर्फ डेस्कटॉप है। और 25 कैसे हैं? जिनके पास दोनों चीजें हैं। हाँ, दोनों। तो इनका यूनियन कितना हो गया? यूनियन टोटल टोटल स्टूडेंट कितने हुए? कितने? हाँ, 25। 25, 10 और 35, तो ये हो गए 25 10 35 70 हो गया। अब सुनो, 70 लोगों को आप क्या पढ़ोगे कि कम से कम एक चीज तो है उनके पास। तो 30 स्टूडेंट कौन से हैं? कुछ नहीं। इसका मतलब हो गया नाइदर लैपटॉप नॉट डेस्कटॉप। ओके, ना तो उनके पास। तो आपका जवाब मिल गया ना आंसर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? पहले तो आप यूनियन निकालोगे फॉर्मूले से। यूनियन किससे निकालोगे? हाँ, इस फॉर्मूले से तो यूनियन निकाल दोगे। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इससे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर 70 ही मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा है इसमें इन्होंने? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु neither यूज लैपटॉप, तो यहाँ लिखेंगे ना नंबर ऑफ स्टूडेंट neither यूज लैपटॉप नॉट यूज डेस्कटॉप। तो अब इसको क्या लिखेंगे? एन यू माइनस एन ए यूनियन। ओके, समझ आ गया ना? या हम इसको सिंबॉलिकल ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एन यू माइनस ए यूनियन बी, तो एन यू है 100, ये निकला 70। इस तरह से 30 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना तो उनके पास डेस्कटॉप होगा ना लैपटॉप होगा।